पहलगाम अटैक के बाद यानी पिछले एक महीने से जब भी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बारे में डिस्कशन होती है तो वहां पे चाइना का जिक्र ना हो ऐसा बहुत कम केसेस में देखा गया। ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि हम सारे लोगों को पता है कि चाइना वाले पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली करे, एक्टिवली करे या फिर पैसिवली करे। तो ऐसे में हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि कल को अगर चाइना और इंडिया की वॉर हो गई तो कौन जीतेगा, यानी अपर हैंड में कौन रहेगा या फिर हारने के कगार पे कौन रहेगा। जहां एक तरफ हम ये सुनते हैं कि चाइना हर चीज में इंडिया से आगे है, इंडिया और चाइना की कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा आगे है, डिफेंस बजट उनकी इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई तुलना ही नहीं है इंडिया के कंपैरिजन में, या फिर आप कह लो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी वहां पे काफी ज्यादा है, वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत ज्यादा है। मतलब एक तरह से चाइना के सामने इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया बहुत पीछे है। तो आज के इस वीडियो में हम क्विकली ये जानते हैं कि ऐसे में क्या हो सकता है, इंडिया के पास कोई चांसेस हैं चाइना को डिफीट करने के लिए, या किन किन चीजों से इंडिया वाले डटकर मुकाबला कर सकते हैं चाइना से, या किन किन चीजों से इंडिया वाले उनको हरा भी सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जब वर्ल्ड की दो लार्जेस्ट आर्मी एक दूसरे से टकराएगी, जहां एक तरफ राइजिंग डेमोक्रेसी है, वहीं पे दूसरी तरफ कम्युनिस्ट सुपर पावर है, तो ऐसे में क्या होता है। देखिए, इंडिया वालों को जितना वीक दिखाया जाता है, या फिर ऐसे आप सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आप ऐसे ओपनली देख लो कि इंडिया का ये सही नहीं है, इंडिया की वो सही नहीं है, चाइना वाले बहुत आगे हैं, तो इन सब चीजों पे आप इजिली उतना जल्दी भरोसा नहीं कर सकते हो जब तक कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई ना कर लो। और ऐसे में एक क्वेश्चन आता है कि अगर वाकई इंडिया वाले इतने स्ट्रांग है कि अभी चाइना को हरा सकते हैं, तो 1962 में क्या हो गया था। उस टाइम पे तो इंडिया वाले बहुत बुरी तरीके से हार गए थे और भी काफी सारी चीजें। तो देखिए, 1962 की जो बात थी वो बिल्कुल बीत गई है और उसमें बहुत सारी चीजें बहुत एडवर्स थी, यानी कंप्लीटली अपोजिट जो आज की डेट में। तो वो कल का इंडिया था और ये आज की इंडिया है। अगर 1962 वॉर को हम कुछ पॉइंट्स में बहुत क्विकली समझें कि क्या रीजंस थी कि उस टाइम पे इंडिया वाले हार गए थे, या ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे लिए बहुत बुरी हार थी इंडिया वालों के लिए। तो देखिए, पहला पॉइंट ये था कि उस समय एक बहुत फेमस कोट चलता था, एक बहुत फेमस नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, जो कि 1950 के आसपास आया था। तो इंडिया वालों को और नेहरू जी को ये लगता था, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कि हम दोस्त हैं, हम भाई भाई हैं, तो हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। कल को कोई कन्फ्लिक्शन आता है तो हम उसको पेपर और ऐसे बैठ के सॉल्व करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती बताई जाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो उनको छोटी मोटी लीड्स भी मिली थी कि अटैक हो सकता है, तो उस पर वो ध्यान नहीं दिए थे और सीनियर लेवल तक ये चीज नहीं पहुंच पाई थी। चौथा पॉइंट है नेग्लिजेंसी इन बॉर्डर सिक्योरिटी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जस्ट उस टाइम पे इंडिया आजाद हुई थी तो हमारे पास उतना इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग नहीं थे, तो सारे जो डिमांड्स थे हमारे सिक्योरिटी पर्सन के या फिर जो हमारे आर्म फोर्सेस की, वो हर तरह से फुलफिल नहीं हो रही थी। उसके बाद अगला जो रीजन आता है वो ये आता है कि एयरफोर्स को सही तरीके से यूज नहीं किया था, बहुत माइनर वे में यूज किया गया था एयरफोर्स को। तो इन सारे रीजंस की वजह से 1962 में हम हार जाते हैं। बट एक बहुत सोचने वाली बात है और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप इसको डिटेल में देखोगे 1962 वॉर को, कि वहां पे जब वो लोग 400-400, 500-500 मिलिट्री आके यहाँ पे 30-40 लोगों पे हमला कर देते हैं, यानी एक कैंप पे, तो उस टाइम भी ये इतना डट के फाइट करते हैं इंडिया के आर्म फोर्सेस, और मतलब ऐसा हो जाता है कि टिल लास्ट मैन तक ये वॉर जाता है, यानी जब तक एक आदमी भी जिंदा थे तो वो बहुत स्टैंडिंग वे में खड़े थे, वो दूम दबा के भागे नहीं थे। तो ये थी 1962 की बात। अभी हम आज पे चलते हैं कि आज इंडिया वाले क्या क्या कर सकते हैं कि वो चाइना पे दबा सकते हैं, या फिर चाइना पे वो अपर हैंड पा सकते हैं, या वो डोमिनेट कर सकते हैं चाइना पे। देखिए, हम कुछ पॉइंट्स में इसको करते हैं, यानी 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस वे से इंडिया वाले बिल्कुल चाइना को डोमिनेट कर सकते हैं और एकदम सीना तान के खड़ा रह सकते हैं और एकदम बहुत तगड़े तरीके से फाइट कर सकते हैं। और कुछ स्टडी की माने तो ये तक कहा जाता है कि अगर लिमिटेड टाइम के लिए वॉर हो तो इंडिया वाले जीत भी सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब भी चाइना और इंडिया की वॉर होगी तो इंडिया का टारगेट सिर्फ वो नहीं रहेगा कि भाई इधर आर्मी है, इधर आर्मी है, हम गन चला रहे हैं, हम तोप चला रहे हैं, हम ये मिसाइल छोड़ रहे हैं, वो ये मिसाइल छोड़ रहे हैं, और बस ग्राउंड पे फाइट करें, एयर पे फाइट करें, सी पे फाइट करें। वो बिल्कुल इंडिया का स्ट्रेटेजी नहीं होगा। इस बार बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी होगा कि हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हम चाइना की इकोनॉमी को ही चोक कर दें। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, चाइना में जो 75-80% क्रूड ऑयल आता है वो आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू, और वो वही कॉरिडोर है, वो जस्ट अंडमान निकोबार के बगल में है, और अंडमान निकोबार इंडिया का ही पार्ट है। तो इंडिया के जो फोर्सेस हैं वो वहां से काफी अच्छे से निगरानी करते हैं। आप मैप पे देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसको कहते हैं। और जस्ट फॉर वन इंफॉर्मेशन कि उसका जो नैरोएस्ट पॉइंट है, जिस एरिया पे सबसे ज्यादा नैरो है, वो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। 3 किलोमीटर से जहां तक की कमी है वो, यानी 2.5 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हो। तो और चाइना वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे, हम सारे लोगों को पता है। तो आप एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर हो और अगर आप अपने सामान को बेच ही नहीं पा रहे हो, आप अपने डेस्टिनेशन पे उसको पहुंचा ही नहीं पा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो कुछ फायदा नहीं है, जो कि चाइना की इकोनॉमी को एक तरह से बहुत खतरनाक तरीके से गिरा सकता है अगर हम उस चीज को ब्लॉक कर दें। तो इंडिया वाले कहीं ना कहीं डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करेंगे। ऐसा माना जाता है कि चाइना का जो ट्रेड है वो मोर देन 70% ट्रेड इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू होता है, जिससे वो काफी सारे कंट्रीज में इजिली पहुंच जाती है। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने या स्टडीज की तो वो ये कहते हैं कि एक कियारे कनाल है जो कि थाईलैंड से होकर गुजरती है, मैनमेड कनाल है वो,
तो भाई वो उससे पास कर देंगे और इधर जो स्ट्रेट ऑफ मालाक्का है उसको छोड़ के वो यहाँ से आ जाएंगे। तो भाई अगर वो वहां से भी आते हैं तो भी वो अंडमान एंड निकोबार को बाईपास नहीं कर पाएंगे और वहां पे इंडियन फोर्सेस को सामना करना ही होगा और वहां पे उनके लिए प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है जिसको कि चिकन नेक भी हम बोलते हैं, जो कि उसका नैरोएस्ट पॉइंट लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है, जो सबसे नैरो है, तो वहां पे चाइना वालों का जब नजर है और वो उस पे उतना जब दिमाग लगा सकते हैं भाई हम इसी को कट कर देंगे, इससे जो 6-7 स्टेट है इंडिया के वो अलग हो जाएंगे, तो सर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तो 20-22 किलोमीटर नैरो है, आपका तो भाई 2.5-3 किलोमीटर है, तो वहां पे कितना ज्यादा प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है टेरेन एडवांटेज, यानी जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, यानी अगर चाइना वाले इंडिया तक पहुंचना चाहते हैं तो उनको वो हिमालय को क्रॉस करना होगा, हिमालय को, और वो पहाड़ बहुत बड़ी है, उसको कहने की कोई जरूरत ही नहीं। और एक चीज देखिए, अगर आपको एविएशन के बारे में बेसिक आइडिया भी है तो आपको ये शायद पता होगा कि जब भी कहीं पे पहाड़ होती है या जब भी कहीं पे बहुत खाई होती है तो उसपे जो प्लेन की जो उड़ने की क्षमता होती है वो काफी ज्यादा डिपेंड होती है और उससे वो काफी ज्यादा इंपैक्ट भी होती है। यानी पहाड़ों पे इतना इजिली आप किसी भी फाइटर जेट को उड़ा दोगे या हेलीकॉप्टर को, वो उतना इजी नहीं है जितना लगता है कि भाई ऊपर ऊपर पार हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर और मल्टीपल थिंग्स। तो चाइना वाले अगर अटैक करना चाहेंगे तो उनको पहले तिब्बत को क्रॉस करना होगा, यानी तिब्बत वाले एरिया को, जो कि चाइना का यह पार्ट हो गया, वो एक अलग स्टोरी है। उसके बाद वो हिमालय को क्रॉस करेंगे तब वो इंडिया पे आएंगे। लेकिन इंडिया वालों को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि पहाड़ों पे कैसे कॉम्बैट किया जाता है या कैसे सस्टेन किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कारगिल वॉर। सियाचिन में भी हमारे आर्म फोर्सेस को काफी अच्छी एक्सपीरियंस है और गलवान वैली जो उसमें भी जो क्लैश हुआ था वहां पे भी कहीं ना कहीं हमें एडवांटेज थी। कहने के लिए तो चाइना वाले कहते हैं कि इंडिया वालों के ज्यादा सैनिक मरे थे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां पे हमारे 20-30 मरे थे तो उनके 40-60 मरे थे, ऐसा वो बताते नहीं है कि उनको भाई उनकी इमेज कहीं डिग्रेड ना हो जाए, बट ऐसी ही थी। तो हमारे जो सैनिक हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत आइडिया है कि इन सब चीजों में कैसे फाइट कर सकते, तो ये एक एडवांटेज है हमारे कंट्री के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस, मतलब आपकी जो दोस्ती है वो ग्लोबली कितने कंट्रीज के साथ है, आप कैसे रिलेशन मेंटेन करते हो। तो ये चीज हम सारे लोगों से बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है कि इंडिया जो है वो बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करती है बहुत सारे कंट्रीज के साथ। और वहीं पे अगर आप चाइना की देख लो तो चाइना को तो ग्लोबल सुपर पावर बनने के चक्कर में भाई किसी कंट्री से उनको मतलब ही नहीं रखना, अगर है भी कुछ कंट्रीज से तो वो अपने फायदे के लिए। तो ऐसे में भी इंडिया को एडवांटेज मिलेगा क्योंकि हमारी जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं, दोस्ती वर्ड बोलना सही नहीं रहेगा, हमारी जो अलायंस है वो यूएस के साथ अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छी है, हमारी अलायंस रसिया के साथ अच्छी है, इजराइल के साथ अच्छी है, कहीं ना कहीं सिंगापुर के भी साथ, कहीं ना कहीं और भी कंट्रीज के साथ अच्छी है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज के रूप में शामिल होगा। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूं तो 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंफ्लिक्ट हो रही थी तो यूएस वाले, उस समय यूएस की टर्म पाकिस्तान के साथ अच्छी थी, तो यूएस वाले अपने वॉर वाले शिप भेज दिए थे इधर, हिंद महासागर आप बोलो या फिर इंडियन सी के साथ। तो उस समय रसिया वाले अपने शिप्स को भेज दिए थे और वो लोग हमारे लिए यूएस से लड़ने के लिए तैयार थे। अगर आप इंडिया पे अटैक करोगे या पाकिस्तान का साथ दोगे तो इसका मतलब इंडिया से दुश्मनी और इसका मतलब रसिया से दुश्मनी, और उस समय पे ये चीज काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गई थी। अब देखिए, जब दूसरे कंट्रीज इंडिया के साथ देंगे तो चाइना वालों के भी साथ बहुत कंट्रीज है, यानी पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, कंबोडिया हो गया या फिर सीरिया हो गया, बट इनमें से कोई बहुत ऐसे गेम चेंजर टाइप का कंट्री नहीं है। और पाकिस्तान का तो क्या हाल है वो हमें अच्छे से पता है। अगला जो पॉइंट है वो है साइबर एंड स्पेस वॉरशिप। तो देखिए, चाइना वाले कहीं ना कहीं आगे हैं हमसे और बिल्कुल हो सकते हैं साइबर वॉरशिप में और भी काफी सारी चीजों में। लेकिन 2019 में जो हमारा मिशन शक्ति था, जो कि ये प्रूव किया कि हम कहीं ना कहीं स्पेस वॉर में भी हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और ग्लोबली इंडिया 4th ऐसी कंट्री बनी जो कि सैटेलाइट को भी अटैक कर सकती है और स्पेस में भी वॉर कर सकती है। यानी इंडिया ने ये प्रूव किया अब हम जल, थल या फिर वायु को छोड़कर हम स्पेस में भी रेडी हैं लड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं इंडिया ने वहां पे भी अपने आप को प्रूव किया। तो बेसिकली इंडिया हैज द कैपेबिलिटी, और आगे अगर ऐसा टाइम आया तो इंडिया अपने आप को बखूबी प्रूव कर सकती है। और इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है, जो हमारा लास्ट और सबसे मेजर पॉइंट है, सबसे क्रूशियल पॉइंट आप कह सकते हो, वो है साइकोलॉजिकल एंड मॉरल स्ट्रेंथ। अब देखिए, ये पॉइंट मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि इंडिया वाले अभी साइकोलॉजिकली और मॉरली इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि आप एक इसका बेस्ट एग्जांपल अभी पास्ट में ही देख लो कि जो हमारा पहलगाम अटैक हुआ उसको कितने अच्छे तरीके से उसको रिटेलिएट किया गया और कितने अच्छे से उसका जवाब दिया गया। और जब भी इंडिया वाले ऐसे अटैक किए पाकिस्तान पे तो ये अटैक सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल मैसेज था कि कोई भी कंट्री अगर इंडिया पे अटैक करती है, अटैक करने की सोचती भी है, तो इंडिया वाले चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया वाले वो डिफेंसिव मोड में अब नहीं है कि भाई शांत रहो, हमारा इमेज अच्छा होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं 1962 से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के माइंड में ये चीज थी कि हमारा इमेज ग्लोबली अच्छा होना चाहिए, हम अभी जस्ट आजाद हुए, हमें एक अच्छे कंट्री के तौर पे जाना जाए आगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको तो करंट गवर्नमेंट का अच्छे से पता है। अगर आप हमारे एक जगह पे अटैक करोगे तो हम आपके 4 जगह पे अटैक करेंगे, अगर आप हमारे एक सैनिक को मारोगे तो हम आपके 4 सैनिक पे हमला करेंगे। तो बेसिकली साइकोलॉजिकली और मॉरली इंडिया वाले बहुत स्ट्रांग हैं, और पास्ट में भी जब जब वॉर हुआ है तो इंडिया वालों ने अपने आप को प्रूव किया है बहुत अच्छे तरीके से।
तो इन सारे पॉइंट्स से आप इजीली समझ सकते हो कि इंडिया वाले कैसे अपर हैंड में रह सकते हैं या क्या क्या चीजें हैं जिससे इंडिया वालों को एडवांटेज होगा। और हाँ, लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जब भी आप सोशल मीडिया में या किसी और जगह में ये देखो कि चाइना वाले बहुत स्ट्रांग हैं, चाइना वाले ये हैं, इंडिया वाले ये हैं, तो आप बहुत इजीली किसी भी चीज में ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो चाइना वाले कितने मिलियन डॉलर्स, कितने बिलियन खर्च इसलिए करते हैं कि उनका इमेज अच्छा हो, ताकि फॉरेन कंट्रीज वहां पे इन्वेस्ट करें, उनका रिलेशन ठीक रहे, उनका ट्रेड इक्वेशन अच्छा रहे दूसरे कंट्रीज के साथ। सो बेसिकली चाइना को अपनी इमेज से बहुत पड़ी रहती है। और कोई भी इंफॉर्मेशन पे आप तभी बिलीव करना जब वो आप उसको मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई कर लो या फिर किसी आप सॉलिड सोर्स से ही उसको देखो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, आप कमेंट में ये बता सकते हो कि वाकई इंडिया वाले अभी कैसे हैं, हम जीतेंगे कि नहीं, क्या चांसेस हैं।